विदाई की रस्म पूरी हो रही थी। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। आंसुओं की झड़ी के बीच वह बार बार नज़रें उठाकर बेटी को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। सारी औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थीं। टीना धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। बड़ी बुआ भीगी पलकों के साथ ढेर सारी नसीहतें दे रही थीं। टीना, अब तेरे लिए ससुराल ही तेरा अपना घर है। वहाँ सबका ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना। कहते कहते उनकी रुलाई फूट पड़ी। नीता बड़ी मुश्किल से इतना भर कह पाई, अपना ख्याल रखना टीना। आगे माँ की जुबान साथ न दे पाई और वह बड़ी जीजी के कंधे का सहारा लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। टीना और नरेश गाड़ी में बैठ गए। दुल्हन के लिबास में लिपटी टीना की हालत पर नरेश भावुक हो उठा। उसने धीरे से टीना का हाथ पकड़कर उसे ढांढस बंधाने का प्रयास किया। पति का स्पर्श पाकर टीना को कुछ राहत मिली, वरना उसे लग रहा था कि उसके सारे परिचित पीछे छूट गए हैं। 1 घंटे में टीना अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। नरेश का परिवार उसके लिए अपरिचित न था। दूर की रिश्तेदारी के कारण अक्सर उनकी मुलाकातें हो जाया करती थीं। ऐसे ही एक विवाह समारोह में नरेश की मां सुधा ने टीना को देखा था। उसका चुलबुलापन उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिना समय गंवाए उन्होंने बात चलाई और 6 महीने के अंदर टीना उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई। 2 दिन तक शादी की रस्में पूरी होती रहीं। तीसरे दिन नरेश व टीना हनीमून के लिए शिमला आ गए। दोनों बहुत खुश थे। नरेश के प्यार में खोकर टीना मम्मी से बिछुड़ने का गम भूल सी गई। हनीमून के 2 दिन बहुत ही सुखद बीते। तीसरे दिन टीना को सर्दी बुखार ने घेर लिया। नरेश चिंतित था। टीना, तुम आराम करो, लगता है यहाँ के मौसम में आए बदलाव के चलते तुम्हें सर्दी लग गई है। मेरा बदन बहुत दुख रहा है नरेश, तुम चिंता न करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एंटी कोल्ड दवाई से ही बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे सर्दी बुखार होता था तो मम्मी मुझे यही दिया करती थीं। मम्मी की बहुत याद आ रही है। टीना को बाहों में भरकर नरेश बोला तो उसने सिर हिला दिया। तो इसमें कीमती आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, अभी मम्मी से बात कर लो। टीना की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए नरेश बोला, मुझे मम्मी से ढेर सारी बातें करनी हैं, अभी घर पर बहुत सारे मेहमान होंगे। पगली, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी तो अपना हालचाल बता दो उन्हें। प्लीज़ उन्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ मत बताना, वरना वे मुझे देखने यहीं आ जाएंगी। मैं मम्मी को जानती हूँ, टीना चहक कर बोली। मम्मी के बारे में बात कर कर वह अपना दुख दर्द भूल गई। नरेश ने महसूस किया कि टीना सबसे ज़्यादा खुश मम्मी की बातों से होती है। अब टीना का दिल बहलाने के लिए वह बहुत देर तक मम्मी के बारे में बात करता रहा। हनीमून के दौरान पूरे 7 दिनों में टीना ने एक बार भी अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह बस अपनी मम्मी और सहेलियों की बातें करती रही। हनीमून से वापस लौटते हुए टीना बोली, नरेश, मुझे लखनऊ कितने दिन रुकना होगा? तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? अभी हमारी शादी को 8-10 दिन ही हुए हैं, जिसमें हम घर पर 3 दिन ही रहे हैं। कम से कम 2 हफ्ते तो रुक ही जाना। 2 हफ्ते तक घर में बहू बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी मम्मी तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगी। तुम खुद देख लेना, बहुत अच्छी माँ है वह। तुम्हारी बहन को देखकर मुझे अंदाज़ा लग गया है कि वह बेटी को किस तरह रखती हैं। मुंह बनाकर टीना बोली, हम यहाँ से चलकर 2 दिन लखनऊ रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास। वहाँ से जब तुम चाहोगी तभी वापस आएंगे। न चाहते हुए भी मजबूरी में टीना ने नरेश की यह बात मान ली। लखनऊ में नरेश के परिवार वालों ने टीना की खूब खातिरदारी की। नरेश को लगा वह टीना को कुछ दिन और यहाँ रोक लेगा, पर दूसरे दिन ही टीना ने अपने मन की बात कह डाली। नरेश, हम कल दिल्ली चल रहे हैं ना, मैंने मम्मी को फ़ोन से बता दिया है। टीना बोली तो नरेश चुप हो गया। उसने यह बात अभी तक अपने मम्मी पापा से नहीं कही थी। वह तुरंत पानी पीने के बहाने वहाँ से हटकर किचन में आ गया और धीरे से अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, टीना कल अपने मायके जाना चाहती है, आपकी इजाज़त हो तो? ठीक ही तो कह रही है बहू, इतने दिन हो गए हैं उसे ससुराल आए हुए। इकलौती बेटी है वह अपने माँ बाप की, घर की याद आनी तो स्वाभाविक है बेटा। बेटे की दुविधा दूर करते हुए सुधा बोली। कमरे में नरेश पहुंचा तो टीना बोली, आप मेरी बात अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? पानी पीने गया था, तुम पैकिंग में व्यस्त थीं तो मैं खुद ही चला गया किचन तक। कल का प्रोग्राम पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है, नरेश चहक कर बोला तो टीना ने राहत की सांस ली। मायके पहुंचकर टीना मम्मी से लिपट कर खूब रोई। नीता टीना को बड़ी देर तक सहलाती नहीं।
कितनी दुबली हो गई हैं मम्मी आप, टीना बोली। नरेश माँ बेटी को छोड़कर अपने ससुर के पास आ गया। पापा, बेटी के बिना घर खाली खाली लग रहा होगा आपको। बेटी का असली घर तो उसकी ससुराल ही होता है बेटा, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। टीना अपनी माँ के लाड प्यार के कारण थोड़ी लापरवाह है, उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर दिया करना। आप चिंता न करें पापा जी, धीरे धीरे टीना मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। एक ही दिन में नरेश समझ गया कि इस घर में टीना के पापा की उपस्थिति केवल नाम लेने भर की है। घर में सारे फैसले नीता के कहे अनुसार ही होते हैं। उन्हें आए एक हफ्ता बीत चुका था। टीना का मन लखनऊ जाने का न था। वह तो नरेश के साथ सीधे मुंबई जाना चाहती थी, पर नरेश से कहने का वह साहस न जुटा सकी। बेटी को विदा करते हुए नीता ने ढेरों हिदायतें दे डालीं। नरेश साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था, पर बोला कुछ नहीं। उसे ताज्जुब हो रहा था कि उसकी सास ने एक बार भी टीना को अपने सास ससुर की सेवा से संबंधित नसीहत न दी। चलते वक्त वह नरेश से बोली, बेटा टीना का ख्याल रखना, मैंने ज़िंदगी की अमानत तुम्हें सौंप दी है। शादी के 3 हफ्तों में ही नरेश को सब कुछ समझ में आने लगा था कि मम्मी के लाड प्यार के कारण टीना की परवरिश एक आम लड़की की तरह नहीं हुई थी। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और गप्पबाजी उसके खास शौक थे। घर के किसी काम में उसकी रुचि न थी। सामान्य शिष्टाचार में उसका विश्वास न था। छुट्टियां खत्म हुईं तो नरेश के साथ टीना भी मुंबई आ गई। नरेश टीना से जितना सामंजस्य बिठाता, टीना अपनी हद आगे सरका देती। टीना की गुड मॉर्निंग मम्मी की फ़ोन से होती और फिर तो बातों में टीना यह भी भूल जाती कि उसके पति को दफ्तर जाना है। महीने का टेलीफोन का बिल हज़ारों में आया तो नरेश बोला, टीना मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 5,000 रुपये महीना टेलीफोन के बिल पर खर्च कर सकूं। हमें अपनी ज़रूरतें सीमित करनी होंगी। नरेश, आपके पास रुपए की कमी है तो मैं मम्मी से मांग लेती हूँ। मेरे एक फ़ोन पर वह तुरंत रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा देंगी। शादी के बाद बेटी को माँ पर नहीं, पति पर आश्रित रहना चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। टीना बोली, उनका सब कुछ मेरा ही तो है। पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हो तुम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता। मम्मी दूसरी नहीं, मेरी अपनी हैं। यही बातें तुम्हें मेरे लिए भी सोचनी चाहिए। मेरे माँ बाप का मुझ पर कुछ हक है और हमारा उनके प्रति कुछ फ़र्ज भी है। पहली बार अपने परिवार की पैरवी की नरेश ने। दूसरे दिन नरेश के ऑफिस जाते ही टीना ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताईं तो वह बोली, ठीक किया तूने टीना, तुम्हारी ससुराल में जरा सी भी दिलचस्पी नरेश को उनकी ओर मोड़ देगी। शादी के बाद पहली होली पर नरेश ने टीना से घर चलने का आग्रह किया तो वह तुनक गई। होली का त्यौहार मुझे अच्छा नहीं लगता, रंगों से मुझे एलर्जी होती है। बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी होता है टीना। मेरी खातिर तुम लखनऊ चलो ना, वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नरेश दुविधा में था कि क्या करे, क्योंकि टीना ससुराल जाने के लिए तैयार न थी। तभी नरेश के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बोला, टीना चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली का नाम सुनते ही टीना तैयार हो गई। होली से 2 दिन पहले वे दिल्ली पहुंच गए। नीता बेटी दामाद को देखकर फूली न समाई। बेटी को होली पर मायके देखकर टीना के पापा पहली बार बोले, टीना इस समय तुम्हें मायके के बजाय अपनी ससुराल में होना चाहिए था। यह तुम्हारी ससुराल की पहली होली है। क्या फ़र्क पड़ता है टीना यहाँ रहे या ससुराल में? फ़र्क हमें नहीं, हमारे समधी जी को पड़ेगा, जिनका बेटा होली के दिन अपनी ससुराल में पत्नी के साथ। बस बस रहने दो, तुम्हें कुछ पता है रिश्ते नातों के बारे में? मैं न होती तो आप दोनों हमें लेकर आपस में क्यों उलझ रहे हैं? टीना यहाँ रह लेगी और चूँकि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है इसलिए मैं लखनऊ चला जाता हूँ। टीना के सामने अब कोई रास्ता न था। मजबूर होकर उसे भी नरेश के साथ लखनऊ आना पड़ा। होली पर गुलाल के रंग टीना के सुंदर चेहरे पर बहुत फब रहे थे, पर खुशी का असली रंग उसके चेहरे से गायब था। सुधा से बहू की उदासी और उकताहट छिपी न थी। वह सब कुछ देखकर भी चुप थी। इस अवसर पर उसे कोई नसीहत देना उसके दुख को क्रोध में बदलना था। बस एक बार सुधा ने कहा, टीना कितना अच्छा लगता है जब तुम और नरेश यहाँ होते हो। सुधा की बात सुनकर टीना चुप रही। रात को नरेश ने पूछा, टीना तुम्हारा मन कुछ दिन ससुराल में रहने को हो तो मैं अपनी छुट्टी आगे बढ़वा लेता हूँ। सुधा के शब्दों की खींच वह नरेश पर उतारते हुए बोली, 3 दिन में आपका मन नहीं भरा अपने लोगों के साथ रहकर? अपनापन तो मन में होता है टीना।
मुझे तो तुमसे जुड़े सभी लोग अपने लगते हैं। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी और यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं। टीना का दो टूक जवाब सुनकर भी नरेश हंस दिया और बोला, सॉरी डार्लिंग, हम कल सुबह ही यहाँ से चल पड़ेंगे। मुंबई वापस लौटकर टीना ने राहत की सांस ली और ससुराल में घटी सब बातों की जानकारी अपनी मम्मी को दे दी। अक्सर टीना और नरेश शाम को घर से बाहर ही खाना खाते, क्योंकि टीना को खाना पकाना नहीं आता था और वह सीखने का प्रयास भी नहीं करती। कभी वह जिद करके टीना से कुछ बनाने को कहता तो गैस के चूल्हे जलने के साथ टीना का मोबाइल कान से लग जाता। हाँ मम्मी, बताओ कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है। इस तरह मम्मी से पूरी रेसिपी सुनकर जितना फ़ोन का बिल बढ़ता उससे कम पैसे में होटल से लजीज खाना मंगाया जा सकता था। सो नरेश ने फरमाइश करनी ही छोड़ दी। इधर नरेश ने महसूस किया कि टीना उससे उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल की ही बात है, टीना को शोरूम में एक घड़ी बहुत पसंद आई। उसने नरेश से घड़ी लेने का आग्रह किया। नरेश, देखो कितनी सुंदर घड़ी है। टीना, तुम्हारे पास पहले ही कई घड़ियाँ हैं, उनमें से कुछ तो तुमने आज तक पहनी भी नहीं हैं, और घड़ी लेकर क्या करोगी। वे घड़ियाँ मुझे पसंद नहीं, मुझे तो यही चाहिए, टीना जिद करते हुए बोली। इतनी देर में नरेश काउंटर से हटकर अलग खड़ा हो गया। टीना नरेश की ओर बढ़ी तो वह दुकान से बाहर आ गया। गुस्से से भरी टीना नरेश के साथ घर तो आ गई, पर घर में घुसते ही वह फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान में मेरी बेइज्जती करने की। मेरा ऐसा कोई इरादा न था, मैं तो बस दुकान में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज तक मेरी मम्मी ने कभी मेरी किसी इच्छा से इनकार नहीं किया। मैं जैसे चाहूँ रहूँ, खाऊँ पीऊँ, खरीदारी करूँ या घूमूँ फिरूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। टीना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी जेब में उस वक्त उतने रुपए नहीं थे, क्रेडिट कार्ड तो था। पहली बार मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी और तुमने मेरी बेइज्जती की। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ टीना। तुम्हारा मेरे प्रति यही नज़रिया रहा तो देख लेना, मैं यहीं इसी घर में आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या तुम्हें नहीं, मुझे करनी चाहिए, जिसने अपनी इतनी प्यारी पत्नी का दिल दुखाया। चलो मैं अभी तुम्हारे लिए घड़ी लेकर आता हूँ। अब मुझे घड़ी नहीं चाहिए। जिस चीज़ के लिए एक बार ना हो जाए उसे मैं कभी हाथ नहीं लगाती। कहते हुए टीना मुँह फुलाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया तो नरेश को भी भूखा सोना पड़ा। अगले दिन नरेश के ऑफिस जाते ही टीना ने मम्मी को कल की पूरी घटना सुना दी। सुनकर नीता को बड़ा गुस्सा आया और वह बोली, यह तो नरेश ने अच्छा नहीं किया टीना। उसकी हिम्मत तो देखो कि अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी न कर सका। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ मम्मी। ऐसे मौक़ों पर तुम कमज़ोर मत पड़ना। आखिर वह इतनी तनख्वाह का करता क्या है, कहीं सारे रुपए घर तो नहीं भेज देता। मैंने कभी पूछा नहीं मम्मी। नरेश की हर हरकत पर नज़र रखना। तुम अभी कमज़ोर पड़ गई तो फिर कभी पति पर राज नहीं कर सकोगी। मम्मी के कहे अनुसार टीना ने नरेश की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी, पर ऐसा कुछ हाथ न लगा जिसे लेकर नरेश पर हावी हुआ जा सके। टीना ने महसूस किया कि नरेश कुछ दिनों से खोया खोया सा रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था उसका प्यार और धैर्य एक दिन टीना को बदल देगा। लेकिन 1 साल गुजर गया पर टीना के व्यवहार में कोई फ़र्क न था। अपनी सास से वह नरेश के अनुरोध पर 10-15 दिनों में 1 आध मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी न भूलती। एक दिन नरेश ने टीना को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही हाल रहा तो एक दिन वापस घर लौटना पड़ेगा। यह सुनकर टीना अंदर ही अंदर काँप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर ननद देवर के बीच। सुबह शाम का खाना बनाना और घर की देखभाल करना उसके बलबूते की बात नहीं। अब भी वह कई बार 9 बजे सोकर उठती। नरेश कभी विरोध न करता, चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला जाता। नरेश की कई बार टीना ने तुरंत अपनी मम्मी को बताई, यह तो बड़ी बुरी खबर है टीना। मम्मी, मैं तो नरेश के साथ दिल्ली आ जाऊंगी। नरेश नहीं माना तो इसके लिए आप कोई उपाय सोचकर बताओ मम्मी। अच्छा ठीक है, सोचकर बताती हूँ, कहकर टीना ने फ़ोन रख दिया। शाम को नरेश के आने से पहले नीता ने टीना को फ़ोन किया। टीना, तुम्हारी बातों ने मुझे बड़ा विचलित किया है। ससुराल में कैसे रहोगी जीवन भर। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वह हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। यह ठीक है मम्मी, कल सुबह बात करूँगी,
कहकर टीना अस्वस्थ हो गई। अगले दिन दोपहर को टीना के पास उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है, बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने नरेश को पहनाने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया है, तुम उसे नरेश को ज़रूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी टीना के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। टीना ने वह बड़े प्यार से नरेश की उंगली में पहना दी। नरेश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से टीना को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे पास तो अंगूठियाँ हैं, यह स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे दफ्तर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है, कहकर नरेश ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से छुआ लिया। टीना अस्वस्थ हो गई। नरेश के साथ हुई पूरी बात टीना ने मम्मी को बताई। नीता बहुत खुश थी कि बाबा की अंगूठी वास्तव में चमत्कारी थी। वह बोली, बेटी, तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा है। तुम्हें 15 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। तुम इस बारे में नरेश से बात करना, इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को टीना ने नरेश को मम्मी से हुई पूरी बात बता दी और उससे मायके जाने की अनुमति ले ली। नरेश स्वयं उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया। नीता का हर पत्ता सही पड़ रहा था। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती। इन 12-13 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसका माँ बेटी को इंतजार था। तांत्रिक बोला, बेटी को अनुष्ठान का पूरा लाभ चाहिए तो अंतिम आहुति उसी व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुला लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। नीता और टीना ने एक दूसरे को देखा और घर की ओर चल पड़ी। टीना ने खामोशी तोड़ी। मम्मी, अब क्या होगा? होना क्या है? अनुष्ठान के कारण नरेश का मन पहले ही काफ़ी बदल चुका है। तुमने देखा है, वह तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता। मुझे यकीन है वह तुम्हारी यह बात तुरंत मान लेगा। तुम फ़ोन करो तो सही। बाबा का ध्यान करके टीना ने नरेश को फ़ोन मिलाया। कैसी हो टीना? कब आ रही हो? जब तुम लेने आ जाओ तब ठीक है, आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन बाद। कोई ख़ास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम के लिए मायके आई थी वह 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा और उसमें तुम्हारा आना ज़रूरी है। आओगे ना? जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के ग़ुलाम हैं, पर एक शर्त है कि यह बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अलावा मम्मी जी भी तो यह बात जानती हैं। मम्मी हम दोनों से अलग थोड़े ही हैं। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इस अनुष्ठान से तुम्हें यकीन है कि हम सुखी हो जाएंगे 100%। मम्मी ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना? टीना, मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, घर नहीं, तुम्हारे लिए मम्मी होटल में कमरा बुक करा देंगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तुम। घर पर पापा भी तो हैं, उन्हें तुम्हारे आने से सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यह बात सबसे छिपा कर रखनी है। ओह, आई एम सॉरी, कहकर नरेश ने फ़ोन रख दिया। टीना ने जैसे समझाया था उसी तरह अंतिम आहुति देने के लिए नरेश दिल्ली पहुंच गया। टीना उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वह नरेश को लेकर सीधा होटल आ गई और नरेश से लिपट कर बोली, ये 15 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए जानते हो? तुम्हें ही क्यों, मुझे भी तो ऐसा ही एहसास हुआ, पर मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी जो इसी में थी, मेरी नहीं, हमारी। आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलो, कहाँ चलना है? बाबा के शिविर में। यह बाबा का शिविर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कहकर नरेश चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पर आकर वह टीना से बोला, डार्लिंग, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गया, तुम नीचे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। टीना होटल के मुख्य गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। नरेश आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर नीता बाबा की विदाई की तैयारी में व्यस्त थी। अंतिम आहुति के साथ उसे बाबा को वस्त्र, धन और फल फूल देने थे। नीता ने कपड़े तो पहले ही खरीद लिए थे। ताज़े फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। टीना ने गाड़ी एक किनारे पार्क की और मम्मी की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर टीना व नीता ज्यों ही दुकान से बाहर निकले, सामने पापा के साथ नरेश के मम्मी पापा को देखकर वे दंग रह गईं। नीता को काटो तो खून नहीं, वह अचकचा कर बोली, आप यहाँ? हम लोगों का यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में एक ज़रूरी काम से हमें जाना है, आप घर चलिए। टीना मेरी मम्मी को ज़रूरी काम नहीं बताओगी? टीना चुप रही तो नरेश ही बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात। मम्मी जी बेटी के मोह में अंधी होकर क्या कर रही हैं, यह इनको खुद नहीं पता। नरेश, टीना चीखी, मर गया तुम्हारा नरेश। तुम लोगों की पोल यहीं खोल दूँ या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊँ? यह क्या कह रहे हो नरेश तुम? क्या हुआ बेटा? टीना के पापा ने पूछा। यह आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए भाई साहब, जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने की साजिश रचते रहे। सुधा बोली, बहन जी मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। टीना के पापा हाथ जोड़कर बोले। सुधा एक नेक इंसान की बात न टाल सकीं। घर आकर उन्होंने पूछा, माजरा क्या है नीता? ये क्या बताएंगी? मैं आपको बताती हूँ। सुधा बोली, शादी के दिन से ही आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी हर इच्छा नरेश पर लादती रही और उसके मना करने पर आत्महत्या की धमकी देती। बेचारा नरेश क्या करता, चुपचाप सब कुछ सहन करता। यह हर बात अपनी मम्मी को बताती और आपकी पत्नी अपनी बेटी टीना को उल्टी शिक्षा देती ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ न करना पड़े। यह सच नहीं है। नीता बोली, तो आप ही बता दीजिए सच क्या है? नरेश तीखे स्वर में बोला, मेरे बेटे को बस में करने के लिए माँ बेटी किसी बाबा से अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास न हो तो खुद चलकर देख लीजिए, हम स्वयं उस बाबा से मिलकर आ रहे हैं। सुधा बोली, क्या यह सच है? पापा ने पूछा। यह क्या जवाब देगी? इसने तो एक पल को भी अपनी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष? इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली थी। अब अपनी बेटी को आप अपने ही पास रखिए, इससे न इसे तकलीफ़ होगी न इसकी मम्मी को। मेरे बेटे को भी इसकी जातियों से मुक्ति मिलेगी। इस एक साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या सुख मिला इसे शादी का। ससुराल के नाम से ही चिढ़ है टीना को। बेचारा छिपा कर सब बातें अपनी माँ को बताता रहा। मेरे समझाने पर उसने टीना की हर नाजायज़ बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि टीना को एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, पर वह दिन देखना शायद हम लोगों की किस्मत में नहीं था। हम जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आकर इसे वापस मायके भेजते तो किसी को हमारी बात का यकीन न होता, सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। नरेश के पापा बोले। सुधा पति व बेटे के साथ जाने लगीं तो टीना के पापा ने उनके पैर पकड़ लिए। भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नीता ने आपको घर का मुखिया समझा ही कब? पहले ये खुद मनमानी करती रहीं, अब वही सब बेटी के साथ दोहरा रही हैं। मेरी बेटी की गलती को माफ़ कर दीजिए, टीना के पापा बोले। नरेश उनसे हाथ जोड़कर बोला, पापा जी ससुराल में टीना को नहीं रहना है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? मम्मी की सह पर टीना ने कभी आपको पिता होने का ओहदा न दिया। जो लड़की पिता को कुछ न समझे वह ससुर को क्या समझेगी? अभी हम जा रहे हैं, बाकी निर्णय तो टीना को लेना है। नरेश अपने मम्मी पापा के साथ वापस लखनऊ चला आया। ससुराल वालों से जलील होकर टीना बड़ी आहत थी। नीता की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नरेश अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी टीना व नीता को रत्ती भर भी उम्मीद न थी। अपने घर में अपने ही कर्मों से नीता बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया। उनके जाते ही प्रकाश बोले, तुम माँ बेटी की हरकतों ने आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा थूकेगा तुम दोनों पर। कितनी ओछी हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार प्रकाश की बातों का नीता ने पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को अपनी ओर करने के चक्कर में वह खुद एकदम अकेली पड़ गई। नीता को गुमसुम देखकर टीना बोली, मम्मी जो होना था सो हो गया, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल के रास्ते मैंने ही अपने हाथों से बंद किए हैं बेटी, उन्हें खोलना मेरा ही फर्ज है। कहकर नीता ने अपनी ननद को फ़ोन मिलाया और सारी बातें ज्यों की त्यों उन्हें बता दीं। रमा ने भाभी की कही बातें सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने ही टीना का रिश्ता अपनी ससुराल के दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं सुधा व नरेश से बात करूँगी। रमा बोली। रमा मुझे माफ़ कर दो, यह बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दामाद ने मेरी नासमझी को मेरे ही घर में सबूत सहित सबको दिखा दिया। मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाभी हिम्मत रखो, ज़िंदगी के रास्ते एकदम सीधे नहीं टेढ़े मेढ़े होते हैं।
एक रुकावट आने से मंजिल नहीं छूटती, रास्ते का फेर बढ़ जाता है। टीना को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस टीना को इस बदनामी से बचा लो। एक अच्छी पत्नी का अच्छी बहू होना जरूरी है। पति के दिल में उतरने का सबसे सरल रास्ता उसके माता पिता की सेवा से बनता है। तुम उसे इस बार नरेश के पास नहीं, सुधा के पास लखनऊ लेकर चलो। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। नीता के पहुंचने से पहले रमा सुधा के पास पहुंच चुकी थी। सुधा टीना मक्कार नहीं, भटकी हुई है। उसे रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज बनता है। नीता के लाड़ प्यार ने आज उसे इस स्थिति पर ला दिया है। यह 2 जिंदगियों का सवाल है। रमा के समझाने का सुधा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह रमा का आग्रह न टाल सकी। बहन जी, मैं वादा करती हूँ कि आपके परिवार के बीच कभी कोई अड़चन नहीं डालूंगी। नीता सिर झुकाकर बोली। यहाँ तक कि टीना से बात तक नहीं करूँगी। इसे जो कहना होगा अपने पापा से कहेगी, मुझसे नहीं। मैं टीना को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो इसे भी कुछ अच्छे संस्कार सिखा दीजिएगा। यह टीना के जीवन का प्रश्न है और उसे पति व उसके परिवार के साथ खुद को एडजस्ट करना है। हम उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। सुधा बोली। मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिए। टीना बोली। यह घर तुम्हारा ही था बेटी, पर तुमने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। केवल पति तक सीमित होकर रह गई थी तुम्हारी भावनाएं, और भावनाएं शर्तों पर नहीं जगाई जा सकती। भूल मुझसे हुई तो प्रायश्चित भी मैं ही करूँगी। 6 महीने आपके साथ रहकर अपने को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूँगी। मुझे एक मौका दीजिए। सुधा ने नीता और टीना को माफ़ कर दिया। भारी मन से नीता ने टीना से विदा ली। चलते समय वह बेटी को नसीहत दे रही थी। टीना, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। आगे वह कुछ न कह सकी। सही मायने में सच्ची विदाई तो टीना की आज ही हुई थी, माँ के आशीर्वाद के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।